गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड पर ये सेकंड लेक्चर रहेगा, जिसमें हम कूलोम्स लॉ पढ़ने वाले हैं। कूलोम्स लॉ, उसके बाद उसके ऊपर बेस कुछ न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे। ये जो हमारा लेक्चर है ये बोर्ड, उसके बाद बोर्ड के न्यूमेरिकल्स, उसके बाद नीट और जेडबलई की न्यूमेरिकल्स के लिए ऊपर काम आएंगे। जो लोगों को ऑलरेडी ये सारी चीज़ें मालूम हैं वो फॉरवर्ड करके चीज़ों को आगे देख सकते हैं। बहरहाल कूलोम्स लॉ जो है, हमने इसके पहले फर्स्ट लेक्चर में ये बात पढ़ी और बचपन से कई मरतबा हम इस बात को सुनते आ रहे हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मान लीजिए कि यहाँ पर दो चार्जेस है, एक है चार्ज Q1 and another is charge Q2, and these two charges are separated by distance r। तो कूलोम साहब ने ये कहा, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन रहेगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब हमारी आदत शरीफा ये है कि जहां प्रोपोर्शनलिटी साइन दिखती है उसको हटाकर हम इक्वल टू साइन विथ सम कांस्टेंट, यहाँ स्मॉल के से मैंने इसको डिनोट किया Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के जो है, इसको कूलोम्स कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहा जाता है। उसके बाद इसकी जो वैल्यू है, दिस वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम and its value is 1/4 pi epsilon naught। अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, यहाँ पर वैक्यूम है या एयर है, तो इसका k इक्वल टू रहेगा 1/4 pi epsilon naught। और अगर मीडियम अदर देन एयर है, अदर देन एयर और वैक्यूम अगर है, तो उन पर्टिकुलर मीडियम्स के लिए इसका वैल्यू रहेगा 1/4 pi epsilon naught epsilon r। यहाँ पर ये k में और वापस अगर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k लेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये k में कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने इसको डिनोट किया रिलेटिव परमिटिविटी से epsilon r। ये परमिटिविटी क्या होती है हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में सविस्तर चर्चा अपन नंतर करूं। यहाँ पर k इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught k या k इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught epsilon r फॉर मीडियम अदर देन एयर और वैक्यूम। अगर मान लीजिए यहाँ एयर या वैक्यूम है, ये k का वैल्यू जो है दो चीजों पर डिपेंड करता, एक सिस्टम्स ऑफ यूनिट यूज्ड, and also on nature of medium surrounding to the charges। कि यहाँ पर चार्जेस के सराउंडिंग में कौन सा मीडियम है और किस यूनिट्स का इंतखाब आपने सिलेक्शन किया है, उसके ऊपर भी इसका वैल्यू डिपेंड करता है। इन SI सिस्टम वैल्यू ऑफ 1/4 pi epsilon naught, अगर मान लीजिए यहाँ पर हमने एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 सब्स्टिट्यूट किया, तो इसका वैल्यू रहेगा 9 इंटू 10⁹ 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलोम स्क्वायर। ये वैल्यू याद रखो। तो कूलोम्स लॉ क्या बोलता है? कूलोम्स लॉ स्टेट्स दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस is directly proportional to product of the charges and inversely proportional to square of the distance between them। ठीक है। अब ये कूलोम्स लॉ के राजा कुछ लिमिटेशंस है, इसके दो लिमिटेशन याद रखना। लिमिटेशंस यानी इसके शॉर्टकमिंग्स या इसके ड्रॉबैक्स। तो पहली बात ये है कि कूलोम्स लॉ इज एप्लीकेबल और पॉइंट चार्जेस। मतलब यह है
कि कूलम्ब्स लॉ जो है एक्सटेंडेड बॉडीज को अप्लाई नहीं किया जा सकता। इसका लिमिटेशन ये है कि कूलम्ब्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर चार्जेस एट रेस्ट। अभी तक हमने कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट ये कि काहे पे डिपेंड करता, सिस्टम्स ऑफ यूनिट यूज्ड, दूसरा नेचर ऑफ मीडियम सराउंडिंग टू द चार्जेस। इनके लिमिटेशंस ये है कि कूलम्ब्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस एंड कूलम्ब्स लॉ कैन नॉट बी अप्लाइड टू द एक्सटेंडेड बॉडीज, मैक्रोस्कोपिक बॉडीज को अप्लाई नहीं कर सकते, एंड इट इज एप्लीकेबल फॉर चार्जेस एट रेस्ट। अगर मान लीजिए दो चार्जेस मोशन में है या दोनों में से एक चार्ज मोशन में है तो उस सूरत में कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई नहीं किया जा सकता। कूलम्ब्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर द चार्जेस एट रेस्ट। अगर मान लीजिए हमसे ये कहा गया कि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने का है, तो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म ऐसा लिखेंगे। मान लीजिए कि दो चार्जेस है, एक है चार्ज Q1 and another is charge Q2 and these two charges are separated by distance r। चार्ज Q1 पे चार्ज Q2 जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है उसको नाम देंगे हम F12। फोर्स एक्सर्टेड बाय Q1 ऑन Q2 उसका नाम देंगे F21। प्रजा यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q1 टू Q2 उसको नाम देंगे R12 कैप और इसको नाम देंगे R21 कैप। तो कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में कैसा लिखेंगे? फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2 इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर इनटू R21 कैप। उसी तरीके से F21 को हम ऐसा लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर इनटू R12 कैप। और दूसरी एक बात हम जानते हैं कि R12 कैप इज नथिंग बट माइनस R21 कैप। R12 की जगह अगर हमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो क्या हो जाएगा? F21 वेक्टर F21 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर और ये R12 की जगह हम माइनस R21 कैप रख रहे हैं। इसको अगर ऐसा लिखे तो कैसा लगेगा आपको? माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर इंटू R21 कैप। ये माइनस साइन को यहां लिखा, लेकिन हम जानते हैं माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर इंटू R21 कैप का मतलब यहां पर F12 है, वेक्टर F12। तो इससे यह पता चलता है कूलोम्ब्स फोर्स फॉर्म्स एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। Hence Coulomb's law is also known as Newtonian force. Coulomb's force is also known as Newtonian force. बहरहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस लेक्चर को देखकर आपको ऐसा लगेगा ये बोर्ड का लेक्चर है, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट पहले से मालूम है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ Coulomb's force, इसमें फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, उसका कैरेक्टरिस्टिक यानी मराठी में उसको बोलते हैं वैशिष्ट्य। एक रहा तो वैशिष्ट्य, अनेक रहे थे वैशिष्ट्य, एक रही तो खासियत, बहुत सारे हैं तो उसको खुसूसियात कहा जाता है। बहरहाल कूलोम्ब्स फोर्स के चंद खुसूसियात हैं, उसमें से सबसे पहली खासियत यह है कि इट इज सेंट्रल फोर्स। It is central force, that is, this force acts along the line joining centers of both the charges.
याद रखना, it is central force, that is it acts along the line joining centers of both the charges. सेकेंड इसका कैरेक्टरिस्टिक ये है, जैसा हमने ग्रेविटेशनल फोर्स में भी पढ़ा था, it obeys inverse square law. इनवर्स स्क्वायर लॉ मतलब इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर. तीसरी चीज, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसका नेचर अट्रैक्टिव या रिपल्सिव होता है. ग्रेविटेशनल फोर्स में हमने पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, लेकिन कूलम्ब्स फोर्स जो है इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव. अगर दो चार्जेस मुखालिफ किस्म के हैं तो उसमें अट्रैक्शन रहेगा, अगर सिमिलर है तो रिपल्शन रहेगा. चौथी बात, इट इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स. और कितना स्ट्रॉन्गर है हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे समझ में आएगा. ऑलमोस्ट 10 to the power 40 टाइम्स इससे स्ट्रॉन्गर होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स. बहरहाल ये चंद कैरेक्टरिस्टिक्स है. वहां ग्रेविटेशनल फोर्स में आपने पढ़ा था कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑन इंटरवेनिंग मीडियम बिटवीन टू मासेस. यहां पे राजा ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन सराउंडिंग. डिपेंड्स ऑन सराउंडिंग मीडियम. छठी बात याद रखना, इंडिपेंडेंट ऑन अनदर चार्ज प्लेस नियर. मान लीजिए कि यहां पर दो चार्जेस है Q1 एंड Q2. इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन रहेगा इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑन द चार्ज नियर बाई प्लेस्ड. ये Q3 इसके इनके फोर्स के ऊपर कोई असर नहीं करेगा. तो ये चंद कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो आपको जहन में रखना है. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. आप और एक फार्मूला जहन में रखिए. देखो हमने अभी दो चार्जेस जिनके बीच में मीडियम वैक्यूम या एयर है एंड दिस टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r. Fa इक्वल टू इसका फार्मूला लिखा था 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाय r स्क्वायर. अगर मान लीजिए दिस एयर और वैक्यूम इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मीडियम, उसको नाम देंगे हम Fm. 1/4πε0 k. यहां पर k का वैल्यू 1 था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का. यहां पर k इक्वल टू कुछ तो भी उसकी वैल्यू रहेगी Q1 Q2 बाय r स्क्वायर. जब हम ये दोनों का रेशियो लेंगे तो यू विल फाइंड दैट k इक्वल टू Fa अपॉन Fm. या रिलेटिव परमिटिविटी के फॉर्म में लिखेंगे तो एप्सिलॉन r इक्वल टू Fa अपॉन Fm. ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं रहता है बिकॉज इट इज रेशियो ऑफ टू सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज. और एक बात, ये चार्ज के बारे में हम बहुत दो लेक्चर से डिस्कस कर रहे हैं. ये चार्ज का यूनिट होता है कूलम. एग्जाम में आपको सवाल पूछेगा व्हाट इज 1 कूलम चार्ज. राजा 1 कूलम इज दैट अमाउंट ऑफ चार्ज when similar charge is kept at a distance of 1 meter from it in vacuum or air and it is repelled by a force of 9 into 10⁹ Newton force. देखिए दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2. इसका चार्ज 1 कूलम रहेगा, इसका भी चार्ज 1 कूलम रहेगा और इनके बीच में फासला रहेगा 1 मीटर. और मान लीजिए इसको वैक्यूम के एयर में रखा गया तो 1 कूलम इज दैट अमाउंट ऑफ चार्ज. आप तस्वीर की दुनिया में चले जाइए. 1 coulomb is that amount of charge when similar charge is kept at a distance of 1 meter from it and it is repelled by a force of 9 into 10⁹ Newton. देखिए 1 कूलम हम रोज कई बार इस्तेमाल करते हैं. 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज. लेकिन 1 कूलम है क्या? तो 1 कूलम is that amount of charge when another 1 coulomb is kept at a distance of 1 meter from it in vacuum and it experiences a force of 9 into 10⁹ Newton. देखो न्यूटन में इमेजिन करना हमारे लिए मुश्किल होता है कितना फोर्स है. मैं इसको केजी में कन्वर्ट करता हूँ. इसको 9.8 से डिवाइड करेंगे
अप्रोक्सीमेटली 10⁹ kg होगा। और 10⁹ kg आप क्या समझते बहुत कम है? अगर मान लीजिए यहाँ जो बच्चे लोग बैठे हैं हर एक का वजन 70-80 है, उसके आसपास है, उसको अगर 80 से डिवाइड करेंगे तो 0.113 इंटू 10⁸ आएगा, मतलब 113 इंटू 10⁵ आएगा। तो होगा क्या? 113 लाख kg, 103 लाख kg, 113 लाख मतलब 1,13,00,000 kg का फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, मतलब 9 इंटू 10⁹ न्यूटन का फोर्स इसके ऊपर लग रहा है। इतना ज्यादा एक कूलम चार्ज होता है। और एक कूलम चार्ज किसी बॉडी के ऊपर आने के लिए आप क्या समझते हैं? यूं ही 1 कूलम चार्ज आ जाता। मान लीजिए एक बॉडी है रचा, हमने उस दिन पढ़ा था कि एक बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब when two bodies are rub over each other and electrons are transferred from one body to another body, then what happens? It gets positive charge. उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। मान लीजिए एक बॉडी के अंदर से 10⁻10 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड इमिट हो रहे हैं, 10⁻10 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। उसके बॉडी के ऊपर जो चार्ज आएगा वो चार्ज रहेगा Q इक्वल टू NE, E रहता 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻10, ये हो जाता 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। इतना चार्ज उसके ऊपर है। बहरहाल 10⁻10 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, 10⁻10 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड वो कितना चार्ज एक्यूमुलेट करता है? हमको 1 कूलम चार्ज चाहिए, उसके लिए टाइम चाहिए। तो टाइम बने तो क्या रहता है? टाइम इक्वल टू 1 कूलम चार्ज अपॉन ये जो है पर सेकेंड हमको मालूम करना है। मान लीजिए 1 कूलम आने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁹ से इसको जब डिवाइड करेंगे कूलम सेकेंड तो ये आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁸ सेकेंड। और ये सेकेंड को हम जब ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे तो वो आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। एक साल में 365 दिन होते हैं, एक दिन 24 घंटे का, एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकेंड। इसको जब सॉल्व करेंगे तो विल गेट 19.8 ईयर्स। मतलब ये है कि 1 कूलम चार्ज किसी भी बॉडी के ऊपर आने के लिए 19 साल 19.8 ईयर्स मतलब तकरीबन 20 साल का समय लगता है। इतना बड़ा एक चार्ज होता है। तो बहरहाल ये इसके ऊपर क्वेश्चन है CBSE के अंदर आपको इस पर मिलेगा कि जस्टिफाई 1 कूलम इज वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज। तो मैंने कहा कि 1 कूलम इज दैट अमाउंट ऑफ चार्ज which repels by a force of 9 into 10⁻⁹ Newton when kept in a medium of dielectric constant 1 at distance 1 meter। तो 9 into 10⁻⁹ को हमने kg में कन्वर्ट किया तो वो आया 10⁻⁹ kg, और 10⁻⁹ kg को हमने कन्वर्ट किया आपके वेट के अकॉर्डिंग तो वो आया 113 लाख लोगों का वजन। 113 लाख पीपल ऑन अर्थ, इतने लोगों का वजन। ये तस्वुर की दुनिया में जाना पड़ेगा इसके लिए 1 कूलम समझने के लिए। बहरहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते। पॉइंट चार्जेस each of 1 coulomb separated by distance 1 meter experiences a force of 9 into 10⁻⁹ Newton. What will be the force acting on them when both charges are immersed in water? और वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है राजा, जिसको कैपिटल के से मैं डिनोट कर रहा हूं 80 है। सॉल्व कीजिए इसको। देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले एक फार्मूला लिखा था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इक्वल टू FA अपॉन FM।
हमसे कहा गया कि कितना फोर्स रहेगा Fm, Fa कितना है 9 × 10⁹ बटे 80। राजा हम में से हर एक को 8 का टेबल आता होगा। 1.125 ये 10 ऊपर गया 10⁸ न्यूटन। दिस मच विल बी द फोर्स। एक बात इसमें याद रखना कि वैक्यूम के अंदर जो फोर्स था उनके बीच में, दो चार्जेस के बीच में, एयर या वैक्यूम के बीच में जो फोर्स था वो था 9 × 10⁹। जब उसको डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर इमर्स किए विदाउट चेंजिंग डिस्टेंस बिटवीन देम, देन फोर्स इज डिक्रीज्ड, फोर्स कम हो गया रह जाए। मतलब डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर उन चीज़ों को, वो चार्जेस को डुबाने के बाद फोर्स रिड्यूस होता है। स्क्रीनशॉट आप इसका ले। मान लीजिए कि दो चार्जेस है Q1 एंड Q2 और इनके बीच में डिस्टेंस है 2L, इधर फासला है L और इधर फासला है L मान लीजिए, और ये दो चार्जेस को यहाँ पर सस्पेंड किया गया। मान लीजिए कि ये जो वायर है ये नॉन कंडक्टिंग है, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। आपसे कहा गया कि सिस्टम इज कैरिड टू स्पेस, सिस्टम shown is carried to space, then what will be charge on each spherical ball so that system remains in equilibrium। एक बात ये बोलना कि यहाँ पर ये जो नॉन कंडक्टिंग वायर है इसके अंदर टेंशन T है मान लीजिए। तो when this system is carried to space, these two charges will be remain in equilibrium when tension in this thread is equal to हमको यह कहा गया कि फाइंड टेंशन, फाइंड टेंशन T। अगर दोनों चार्जेस सेम है तो इसको Q बोलेंगे, इसको Q बोलेंगे। तो टेंशन इन थ्रेड इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन both the spheres या both the charges। तो राजा टेंशन T is equal to KQ square, K into Q1 Q2, यहाँ दोनों चार्जेस सेम है, KQ square अपॉन L प्लस L हो जाता 2L और उसका स्क्वायर, तो ये हो जाता T इक्वल टू KQ स्क्वायर अपॉन 4L स्क्वायर। तो वो सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए इतना टेंशन वो थ्रेड के अंदर रहेगा, स्ट्रिंग के अंदर रहेगा, KQ स्क्वायर अपॉन 4। राजा दो चार्ज स्फेरिकल बॉल्स है, मान लीजिए कि ये एक स्फेरिकल बॉल है और ये एक स्फेरिकल बॉल है और इनका मास है 0.1 × 10⁻³ kg और ये दो स्ट्रिंग से सस्पेंड किए गए। यहाँ पर इसका लेंथ है 0.4 मीटर, इसका लेंथ 0.4 मीटर। और होता क्या, ये दोनों स्फीयर्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे, सिमिलर चार्ज उनके ऊपर है। अब जब रिपेल करेंगे तो रिपेल करने के बाद वो ये पोजीशन में आने के बाद इक्विलिब्रियम अचीव करते हैं। आपसे कहा गया फाइंड चार्ज ऑन ईच स्फीयर। बहरहाल जब इक्विलिब्रियम में आता है तो ये कहा गया कि डिस्टेंस जो है 0.4 है। अब ये जब डिस्टेंस 0.4 है तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समभुज त्रिकोण, तो ये एंगल रहेगा 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री और ये एंगल भी 60 डिग्री। हमसे ये कहा गया कि ये जो स्फीयर्स है इनके ऊपर जो चार्ज है वो फाइंड कीजिए। अब एक बात ध्यान रखना, ये जो स्फीयर है इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होता है, ये mg। ये स्फीयर इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा, रिपल्सन का, उसका डायरेक्शन इधर रहेगा।
इन्हें भी सेम फोर्स इधर एक्सर्ट करेगा, इसके ऊपर भी फोर्स रहेगा F। टेंशन इन द थ्रेड इज टुवर्ड्स पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। अब क्या करने का, ये T कंपोनेंट, T को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने का। जिधर एंगल लगा हुआ है उधर आंख बंद करके T cos थीटा लिखने का, और जिधर एंगल नहीं लगा हुआ है वो कंपोनेंट को T sin थीटा बोलने का। तो यहां पर sin 60 cos 60 लिख देंगे। जिधर एंगल लगा हुआ है राजा वो cos कंपोनेंट, नहीं समझे। अगर मान लीजिए ये कुछ तो R है, ये X है और ये Y है और ये एंगल थीटा है। व्हाट इज cos थीटा? cos थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो x इक्वल टू क्या हो जाता है? R cos थीटा। समझे नहीं समझे? तो एंगल जिधर लगा हुआ है वो cos कंपोनेंट, और sin थीटा बोले तो क्या? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। y इक्वल टू R sin थीटा। ये इक्वल टू ये, ऐसा होता कि नहीं होता? ये कंपोनेंट रहेगा R sin थीटा। तो जिधर एंगल लगा हुआ है उसको cos कंपोनेंट बोलने का, जिधर नहीं लगा हुआ है उसको sin बोलने का। बहरहाल अभी ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में, एट इक्विलिब्रियम मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स कितना है? 0 है ये स्फीयर के ऊपर। तो वर्टिकल कंपोनेंट T sin थीटा इज इक्वल टू mg। मानते कि नहीं मानते? यहाँ पर T cos थीटा हयाल सला में है और हयाल फला में फोर्स है, मतलब इक्विलिब्रियम में क्या होगा? दिस cos कंपोनेंट T cos 60 इज इक्वल टू F। अपना दिल बोल रहा है दोनों का रेशियो लेने का। तो T sin 60 अपॉन T cos 60, T कैंसिल, बचेगा यहाँ पर tan 60। tan 60 इक्वल टू mg अपॉन F। तो होगा क्या? दिस tan 60 इक्वल टू √3 और mg उन्होंने दिया, m दिया 0.1 इंटू 10⁻³ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8, और ये f हम ऐसा लिखेंगे, f बोले तो 1/4πε0। इसको इधर भेजिए, ये हो जाएगा √3 इंटू 1/4πε0 इंटू q²/r², और इनके बीच में डिस्टेंस है 0.4। 0.4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0.1 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8। इसको सॉल्व करने का रहा, क्या करने का? सॉल्व करने के बाद आएगा q² इक्वल टू 10⁻14। तो q इक्वल टू रहेगा 10⁻7 कूलम। अगर मान लीजिए हमने इसको माइक्रो कूलम में कन्वर्ट करना है तो इसको 10⁻6 से मल्टीप्लाई करने का। जब बड़ा यूनिट छोटे यूनिट में कन्वर्ट होता है तो पावर पॉजिटिव होता है, तो q इक्वल टू रहेगा 10⁻1 माइक्रो कूलम, जिसको हम लिखेंगे 0.1 माइक्रो कूलम। इस तरीके से इसको कैलकुलेट करो, ठीक? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। फाइंड रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स, when distance between them is same, when distance between them is same। जब दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसको हम डिनोट करेंगे kq², मान लीजिए q है, अपॉन r², ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दूसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसका फार्मूला हम जानते हैं gm1 m2 अपॉन r²। दोनों का मास सेम है, इसलिए gm² अपॉन r² लिखा। ये दोनों का रेशियो लेने का, Fe अपॉन Fg इज इक्वल टू ये kq² अपॉन r², डिवाइड करेंगे r² ऊपर जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो kq² अपॉन gm²। देखो k का वैल्यू जो है वो है 9 इंटू 10⁻⁹। चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁹,
into 1.6 into 10 raised to minus 19 डिवाइडेड बाय कैपिटल G का जो वैल्यू है वो है 6.67 into 10 raised to minus 11. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं 9.1 into 10 raised to minus 31 और चूंकि स्क्वायर है तो दो मरतबा लिखे 9.1 into 10 raised to minus 31. इसको अप्रोक्सीमेट करने का, इसको 9 करने का आपको कैलकुलेशन आसान होगा और आपका अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा 10 raised to 42. मतलब ये है कि Fe अपॉन Fg जो है 10 raised to 42 है. इसका मतलब है कि दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो 10 raised to 42 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स है. जो हमने इससे पहले पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीकेस्ट फोर्स अमंग ऑल फोर्सेस. ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज़ईफ फोर्स है. ज़ईफ यानी बूढ़ा आदमी नहीं, ज़ईफ यानी कमजोर. तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना कमजोर है राजा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना स्ट्रॉन्गर है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज 10 raised to 42 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में. ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए आप. देखो अ चार्ज Q, a charge Q is divided into two parts, such that force between them is maximum find charge on each part. राजा एक चार्ज है Q, मान लीजिए एक चार्ज है Q. दिस चार्ज इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. मान लीजिए कि इसमें का एक पार्ट है X. जाहिर बात है दूसरा जो पार्ट रहेगा वो रहेगा Q माइनस X. अब उनके बीच में जो सेपरेशन है मान लीजिए वो है R. आपसे ये कहा गया कि फाइंड चार्ज ऑन ईच पार्ट सो दैट फोर्स रिमेन बिटवीन देम इज मैक्सिमम. पहले फोर्स का फार्मूला लिखेंगे F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर. तो यहाँ पर Q1 है X और Q2 है Q माइनस X अपॉन R स्क्वायर. इसको मैं ऐसा लिख रहा हूँ F इक्वल टू K इंटू क्यू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. समझता. अब पूरे सिलेबस में जहाँ कहीं आपको ऐसे क्वेश्चन देखने में नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स इज मैक्सिमम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मैक्सिमम, जहाँ मैक्सिमम और मिनिमा की बात आती है, मैक्सिमा की बात आती है. आपको मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि अगर y इज डिपेंडिंग ऑन x, तो y का वैल्यू मैक्सिमम उस वक्त होता है जब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx इज इक्वल टू 0 रहता है. उसी तरीके से यहाँ पर फोर्स इज डिपेंडिंग ऑन x. x हमको नहीं मालूम, वेरी हो सकता है, r कांस्टेंट है. तो होगा क्या कि f इज डिपेंडिंग ऑन x और इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू x, df बाई dx इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा. अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए आप. डिफरेंशिएशन का पहला रूल है कि कांस्टेंट पहली फुर्सत में बाहर लिखना. यहाँ पे हमने k बाई आर स्क्वायर को बाहर लिखा इनटू राजा डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू एक्स, क्यू कोएफिशिएंट बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू 1 इज 1 एंड माइनस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ये 2 नीचे आ गया, 2 इंटू एक्स, इसके सब पे 2 में से एक गया, एक रहेगा. इस डिफरेंशिएशन मैक्सिमम कब रहेगा, f का वैल्यू जब ये 0 रहेगा. 0 इज इक्वल टू k बाई आर स्क्वायर इंटू क्यू माइनस 2x. ये होगा q माइनस 2x इज इक्वल टू 0. बहरहाल 2x इक्वल टू q, x इक्वल टू q बाई 2. दिस विल बी द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन ईच बॉडी. तो यहाँ पर राजा q बाई 2 रहेगा, तो इस पर भी क्या हो जाएगा, q बाई 2 रहेगा. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.